हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज है हमारा बीपीएससी एईडीओ सीरीज का डे 22 और आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे मौर्योत्तर कालीन वंश, जिसमें कि सुंग वंश है, कण्व वंश है और कुषाण वंश है तथा गुप्त वंश है। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इन सारे वंश को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही भारतीय इतिहास में एक नया चरण आरंभ हो गया, जिसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। और यह काल राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता का प्रतीक था, क्योंकि एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के स्थान पर अनेक छोटे छोटे वंश और क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी। अशोक के बाद मौर्य शासक न तो प्रशासनिक रूप से सक्षम सिद्ध हुए और न ही साम्राज्य की विशाल सीमाओं की रक्षा कर सके। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उत्तर भारत में सत्ता का संतुलन बिगड़ गया और यही स्थिति नए वंशों तथा विदेशी शक्तियों के उदय का कारण बन गई। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भी यह काल सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक और शैक्षणिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे सुंग वंश के बारे में, जबकि ये तब उदय हुआ था जब मौर्य सत्ता का अंत हुआ था और ब्राह्मण सत्ता का उदय। तो जो सुंग वंश था वो 185 ईसा पूर्व में हुआ था, इसका टाइम पीरियड था। ये मौर्य साम्राज्य का जब अंतिम चरण था, अशोक की मृत्यु हो गई थी, तो इससे मौर्य साम्राज्य में जो था उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी और कमजोर शासकों के कारण प्रशासनिक ढांचा ढीला पड़ गया था। और अंतिम मौर्य शासक जो बृहद्रथ था वो एक नाम मात्र का राजा बनकर रह गया था, क्योंकि वो एक कमजोर शासक था और वास्तविक शक्ति उसके सेनापति जो कि पुष्यमित्र शुंग थे उसके हाथों में जा चुकी थी। और जो पुष्यमित्र शुंग था वो बृहद्रथ का सेनापति था, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और इसी स्थिति ने सत्ता परिवर्तन की भूमिका तैयार कर दी, क्योंकि 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ ने क्योंकि 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। अब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग द्वारा सत्ता हस्तांतरण। 185 ईसा पूर्व में सेना निरीक्षण के दौरान जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी, तो स्वयं सत्ता उसके अधिकार पर आ गई और जो सत्ता में था वो शुंग वंश स्थापित हो गया। और यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है, क्योंकि इसके साथ ही मौर्य वंश का पूर्णतया अंत हो गया और पहली बार किसी ब्राह्मण ने राज्य सत्ता संभाली। अब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की नीतियां और उपलब्धियों के बारे में। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मण थे, उसने स्वयं को सेनानी की उपाधि दी थी। उसने उत्तर पश्चिमी भारत में यवन अर्थात यूनानी आक्रमण को विफल कर दिया था और साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा भी की थी। अपनी सार्वभौमिक सत्ता को सिद्ध करने के लिए उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो ये ध्यान रहेगा आपको कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जो केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व की घोषणा थी। और इन यज्ञों के पुरोहित जो प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि थे, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि शुंग काल में वैदिक परंपराओं और सांस्कृतिक जो साहित्य थे इनको विशेष संरक्षण मिलता है। और आप एग्जाम में ये भी आता है कि जो पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे, तो आप इसमें पुष्यमित्र शुंग मतलब टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अग्निमित्र और शुंग शासन की। कालिदास की जो पुस्तक थी, जब पुष्यमित्र शुंग की जो हत्या हुई उसके बाद अग्निमित्र जो था वो 148 ईसा पूर्व में राजा बन गया, क्योंकि अग्निमित्र जो था वो पुष्यमित्र का पुत्र था। अग्निमित्र के शासन और तत्कालीन दरबारी जीवन की जानकारी हमें कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम से प्राप्त होती है, जिसमें राजनीतिक, प्रेम और सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। ये काफी ज्यादा विलासी टाइप का था, जिसके कारण शासन व्यवस्था कमजोर हो गई। तो फिर इसके बाद वो हुआ कण्व वंश का शासन आया, तो उसके बारे में जानते हैं। जो कण्व वंश था वो अल्पकालीन लेकिन ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। जब देवभूति जो कि इसका मतलब शुंग वंश का अंतिम शासक था, कि मतलब जो कमजोर था और इसी की कमजोरी का फायदा उठा के उसके जो मंत्री थे वसुमित्र ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि जो देवभूति था वो अत्यंत विलासी और कमजोर शासक था।
कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था, लेकिन इसका शासनकाल अत्यंत अल्पकालीन था। इस वंश ने न तो कोई अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और न ही कोई उल्लेखनीय सांस्कृतिक उपलब्धि दी। कण्व वंश का अंतिम शासक जो था वो सुशर्मा था, जिसकी हत्या सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने कर दी, जिससे उत्तर भारत में कण्व वंश का अंत हो गया। अब बात करते हैं हम कुषाण वंश की, जो कि विदेशी शासक और भारतीय संस्कृति का संगम है। जब भारत में जब मौर्य साम्राज्य के पतन से उत्पन्न राजनीतिक शून्य का लाभ उठाकर कई विदेशी जातियां भारत में प्रवेश करने लगी, क्योंकि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो वैसा कोई स्ट्रॉन्ग मतलब जो वंश था वो था नहीं, तो इसलिए जो विदेशी जातियां थी वो भारत में प्रवेश करने लगी। पहले जो हिंद यूनानी आए, फिर उसके बाद शक आए और फिर पहलव आए। तो ध्यान रहे, ये क्रम वगैरह पूछता था एग्जाम में। तो पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर सबसे अंतिम में कुषाण आए थे, जो सबसे शक्तिशाली विदेशी शासक सिद्ध हुए। कुषाणों की उत्पत्ति और उसके शासन के बारे में हम जानते हैं। कुषाण मध्य एशिया की यूची या तोखारी जाति से संबंधित थे, और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस था, जिसने भारत में कुषाण वंश की नींव रखी। तो ध्यान रहे कि कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो कुजुल कडफिसस था, और जो कनिष्क था वो महान कुषाण शासक था। अब बात करते हैं कनिष्क के शासन की, उसके प्रशासन, धर्म और संस्कृति की। जो कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था, इसकी राजधानी पुरुषपुर, पेशावर या मथुरा थी। पेशावर और मथुरा थी, क्योंकि जो मथुरा था उसका दूसरा प्रमुख केंद्र था। और कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था, और उसने कुंडलवन कश्मीर में, जैसा कि हमने बौद्ध धर्म वाले टॉपिक में पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे होगा, तो उसमें देखे होंगे कि जो चौथी बौद्ध संगति थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसके कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। और इसका जो चौथी बौद्ध संगति थी, इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म ग्रंथों का संकलन और सिद्धांतों को सुव्यवस्थित करना। जो कनिष्क था उसने अश्वघोष जैसे महान विद्वानों को संरक्षण दिया, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की। तो आपको ध्यान रहे कि जो अश्वघोष था वो कनिष्क के शासनकाल का था। कनिष्क के समय गांधार और मथुरा कला का उत्कर्ष हुआ। गांधार कला पर यूनानी प्रभाव था और मथुरा कला पर भारतीय प्रभाव था, भारतीय था। भारतीय परंपरा का सुंदर समन्वय दिखाई देता है, मतलब गांधार कला और मथुरा कला पर भारतीय परंपरा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। तो ध्यान रहे कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। ये एग्जाम में आता रहता है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों को नियंत्रण स्थापित था। तो जो सिल्क मार्ग था उस पर कुषाण शासन करते थे, जब ये था कनिष्क था उस टाइम पे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। अब बात करते हैं गुप्त वंश, जिसे कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश के जो प्रारंभिक शासक थे, मतलब जो गुप्त वंश की स्थापना की थे वो श्रीगुप्त ने किया था, और उसके बाद घटोत्कच शासक बना, फिर जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया, और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर गंगा घाटी में अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत कर दिया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और विवाह नीति से गुप्तों को वैशाली और गंगा घाटी पर अधिकार मिला था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त को, मतलब समुद्रगुप्त के बारे में, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये ध्यान रहे कि इतिहासकार स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। और उसके अभियानों की जानकारी हमें हरिखेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति हरिखेन। वह एक महान विजेता होने के साथ साथ विद्वान और कला प्रेमी भी था, इसलिए उसे कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता था। उसके वीणा बजाते हुए सिक्के प्राप्त हुए हमें। उसने वैष्णव तथा अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। तो ध्यान रहे, समुद्रगुप्त राजनीतिक शक्ति प्लस सांस्कृतिक महानता उसके पास दोनों थी।
समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम था विक्रमादित्य। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था और उसी समय जो गुप्त साम्राज्य था अपने उत्कर्ष पे था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे जिसमें कालिदास, वराहमिहिर वगैरह थे। इनके नवरत्नों की लिस्ट हम अलग से आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड करा देंगे। मेहरौली लौह स्तंभ भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से ही रिलेटेड था। अब बात करते हैं प्राचीन विश्व का महानतम शिक्षा केंद्र, जिसे कि आज नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के समय हुई और यह प्राचीन भारत का सबसे महान शिक्षा केंद्र बना। यह पूर्णतः निःशुल्क आवासीय विश्वविद्यालय था। जहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी और लगभग 1,500 शिक्षक शिक्षा प्रदान करते थे। यहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होता था, मतलब एंट्रेंस होता था। और इसके जो विशाल पुस्तकालय थे उसमें लाखों ग्रंथ संग्रहित थे और 2016 में इसको यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको 2016 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। अब बात करते हैं गुप्त प्रशासन, समाज और कला की। तो गुप्त काल में जो प्रशासनिक इकाई थी वो देश, भुक्ति, विषय और ग्राम के रूप में थी। पहले देश था, फिर भुक्ति था, फिर विषय था, फिर ग्राम था। और यहाँ पर कृषि प्रमुख आय का स्रोत थी और व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति जो कि बंगाल में है वो प्रमुख बंदरगाह था। सामाजिक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल हो गई थी और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गया था। कला और साहित्य के क्षेत्र में अजंता और बाघ गुफाओं की चित्रकला, नागर शैली के मंदिर और कालिदास, आर्यभट्ट तथा ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों की रचनाएं गुप्त काल को स्वर्ण युग साबित करती हैं। कालिदास, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ये सब गुप्त काल के टाइम पे थे और बीएन मिश्र ने ही गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पाल वंश की, जिसे कि बौद्ध शिक्षा का पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय में पाल वंश के ही समय में बौद्ध शिक्षा का पुनरुत्थान हुआ था। गुप्तों के पतन के बाद पाल वंश का उदय हुआ, जिसकी स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की। पाल शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो आपको ध्यान रखना है कि धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, और देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया था। और देवपाल जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिए थे। और पाल काल में ही कांस्य मूर्ति कला का विशेष विकास हुआ, जिसके प्रवर्तक धीमन और विंध्याचल माने जाते हैं। कांस्य मूर्ति के प्रवर्तक जो है वो धीमन और विंध्यपाल, सबको ध्यान रखना है। और पाल वंश त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज में हुआ था उस पे मतलब उस समय में वो त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था पाल वंश ने। तो क्विक रिवीजन करें तो शुंग और कण्व ब्राह्मण सत्ता, कुषाण जो था विदेशी शक्ति प्लस बौद्ध संरक्षण, गुप्त स्वर्णयुग और पाल बौद्ध शिक्षा का पुनरुत्थान। दोस्तों हमने अभी शुंग, कण्व, कुषाण, गुप्त और पाल वंशों का अध्ययन किया, जिससे हमें पता चला कि यह काल राजनीतिक अस्थिरता से भरा था। फिर भी भारत ने सांस्कृतिक, शिक्षा, कला और धर्म के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की इस समय, जिसके कारण यह काल भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है। उम्मीद है आपको शुंग, कण्व, कुषाण, गुप्त और पाल वंश से संबंधित सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं आपके साथ कल डे 23 में, जहां मध्यकालीन बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।